शरद कोकास की लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता सन 2005 में पहल पुस्तिका के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी। लीजिए शरद कोकास से सुनिए उनकी लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता से यह एक अंश। लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता के इस भाग की प्रारंभिक पंक्तियों में सुविख्यात आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर वी श्री वाकणकर का उल्लेख है। वाकणकर जी ने 1957 में भोपाल के निकट भीमबेटका में आदिम मनुष्य द्वारा बनाई गई रॉक पेंटिंग्स की खोज की थी। वाकणकर जी बताते थे कि उनके पास एक लंबा कोट था उस वक्त, जिसकी जेबें भी बहुत लंबी थीं। उन जेबों में वे आलू भर लेते थे और जंगल में निकल जाते थे गुफाओं में शैल चित्रों को खोजने के लिए। फिर जब उन्हें भूख लगती तो वे वहीं पर आलू भूनते और खा लेते। फिर लौटकर वहीं जंगल में बनी एक बाबा की कुटिया में आ जाते थे। उनके पास आलू थे, इसलिए लोग उन्हें आलू वाले बाबा कहने लगे थे। लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता भाग 3। यही हैं अपनी प्रजाति में आधुनिक मानव, ठीक मनुष्यों की तरह दिखाई देते पुरातत्ववेत्ता। यही हैं अपनी प्रजाति में आधुनिक मानव, ठीक मनुष्यों की तरह दिखाई देते पुरातत्ववेत्ता। कई हाथ नहीं हैं इनके देवताओं की तरह, कई हाथ नहीं हैं इनके देवताओं की तरह, दानवों की तरह अनेक शीश भी नहीं, सो इन्हें प्रसन्न रखने या भयभीत होने जैसी कोई बात नहीं। वेशभूषा भी ऐसी नहीं विचित्र कि दुनिया में सबसे अलग नजर आए। हां, कोट की जेबें जरूर कुछ गहरी हैं। हां, कोट की जेबें जरूर कुछ गहरी हैं। उनमें हाथ डालो तो पिछली सदियों तक चला जाता है हाथ। कुछ कच्चे आलू हैं उनमें, कुछ कच्चे आलू हैं उनमें, जिन्हें भून कर खाया जा सके कभी भी और डाला जा सके डेरा महीनों तक, सूचना के घने जंगलों में विलुप्त ज्ञान की तलाश में। पुरातत्ववेत्ताओं के पास हैं अतीत के कुछ अनगढ़ ब्यौरे। पुरातत्ववेत्ताओं के पास हैं अतीत के कुछ अनगढ़ ब्यौरे, जिनके खुरदरेपन में उनकी उपेक्षा के हालात हैं। उन्हें गढ़े जाने का भय है उनके कच्चेपन में, उन्हें गढ़े जाने का भय है उनके कच्चेपन में। उनके उपयोग के लिए स्वतंत्र होते हुए भी सही मायनों में स्वतंत्र नहीं है पुरातत्ववेत्ता। कहने को उनके पास जुबान है, कहने को उनके पास जुबान है। खुद अपनी पैरवी करते हैं ब्यौरे, खुद अपनी पैरवी करते हैं ब्यौरे। वही गवाह, वही पुलिस, वही न्यायाधीश। यथार्थ का बीहड़ है उनके पांवों के नीचे। सबूतों के बगैर भी स्पष्ट हैं उनके अर्थ, और उन पर दोष मढ़ने में कोई मतलब नहीं कि बेजान चीजें कभी कसूरवार नहीं होती, और परिस्थितियों पर दोष मढ़ना सिर्फ आदमी के दिमाग का कमाल है। परिस्थितियों पर दोष मढ़ना सिर्फ आदमी के दिमाग का कमाल है। फिर भी अनसुलझी रह जाती हैं कुछ गुत्थियां, जैसे कि अनसुलझे रह जाते हैं कुछ रहस्य मनुष्य के जीवन में, कि वो बस्तियां अपने आप जली थी या जला दी गई थी, आग बुझ चुकी थी या सुलग रही थी राख के नीचे। हवा की संभावनाओं में कुछ इंसान शेष थे, या सपनों की गठरी पीठ पर लादे सारे के सारे छोड़ गए थे बस्ती। अनसुलझी रह जाती हैं कुछ गुत्थियां कि कैसे पहुंचा था समुद्र, कैसे पहुंचा था समुद्र का जल
ऊंचे आकाश में जिसकी चुगली खाती थी किले की दीवार पर जमी रेत, किसने दिया था उसे निमंत्रण अपने सुख में प्रवेश का, या स्वयं उतावला था समुद्र सब कुछ लील जाने के लिए कि 2/3 पृथ्वी निगल जाने के बावजूद उसका पेट था कि खाली का खाली। आग चुप, हवा चुप, पानी भी खामोश, सबकी निगाहें आसमान पर। आसमां हैरत से तकता है जमीन की ओर और जमीन पूछती है उनसे। उनकी अनभिज्ञता का अर्थ अज्ञानता नहीं, उनकी अनभिज्ञता का अर्थ अज्ञानता नहीं, और चुप्पी का मतलब भी नहीं वह सच मान लेना जो विज्ञापित है ज्ञान के अर्थ में। उनके नासापुटों में है जंगल हुई बस्तियों की गंध, गीली मिट्टी के निशान उनके हाथों पर, किताबों की मशाल है उनके पास और ज्ञान की आंख। कुछ कुदाल, फावड़े, खुरपियां, ब्रश और ब्लोअर, पतली मोटी जाली वाली छन्नियां, कपड़े की कुछ थैलियां, कैमरे, कागज, कलम और एक दृष्टि जो माइक्रोस्कोप से भी अधिक सूक्ष्म देख सकती है। एक दृष्टि जो माइक्रोस्कोप से भी अधिक सूक्ष्म देख सकती है, जिसकी गहराई में अध्यात्म और विज्ञान से आगे की बात है कि अंत का अर्थ सब कुछ समाप्त हो जाना नहीं है और भविष्य के लिए प्रस्थान बिंदु है। विगत का हर एक क्षण भविष्य के लिए प्रस्थान बिंदु है, विगत का हर एक क्षण। संवेदना की एक पुकार उठती है जीवन की मृतदेह से कि सांसों के उखड़ने और दिल के ना धड़कने के बावजूद अब भी सुरक्षित है उसकी चेतना मस्तिष्क के किसी कोने में। अब भी सुरक्षित है उसकी चेतना मस्तिष्क के किसी कोने में और उसे मृत घोषित किया जाना अभी बाकी है, उसे मृत घोषित किया जाना अभी बाकी है। मृत्यु केवल सजीवों का गुणधर्म नहीं, इस अर्थ में मृत्यु केवल सजीवों का गुणधर्म नहीं, इस अर्थ में कि इच्छाओं और सपनों का मर जाना भी मौत है। डरना, चुप रहना, कुछ न करना भी इसमें शामिल, और मान भी लिया जाए यह अपनी सहजता में, तो अर्थ क्या फिर निर्जीव की मौत का, तो अर्थ क्या फिर निर्जीव की मौत का। दिल बहलाने वाली हैं आत्मा परमात्मा के जीवन मृत्यु की बातें, दिल बहलाने वाली हैं आत्मा परमात्मा के जीवन मृत्यु की बातें। यह स्मशान का वैराग्य है जीवन से भागे मनुष्य के जीवन में, यह स्मशान का वैराग्य है जीवन से भागे मनुष्य के जीवन में। और जीवन भी कोई गोलगप्पा नहीं, और जीवन भी कोई गोलगप्पा नहीं जिसे आप पुदीने की चटनी मिले जलजीरे में डुबोएं और परम संतृप्तता के भाव में गप से खा जाएं। जीवन भी कोई गोलगप्पा नहीं, अपनी अजीब अजीब परिभाषाओं में जीवित है यह। जीने की उत्सुकता और संभावना से भरा जीवन विश्वास के झुटपुटे में निकलता है टहलने, खुशी की खोज में भटकते हुए पाता है किसी रोज स्थिर बिंब में ठहरे अस्थिर जीवन का एक बिंब। दुख में जली एक ईंट दिखाई देती है जिसमें, दुख में जली एक ईंट दिखाई देती है जिसमें ढही हुई दीवारों के नीचे अरमानों का बुझा हुआ चूल्हा, अधजली लकड़ियां सांसों की चूल्हे से झांकती हुई, फूटी मटकी में बचे उम्र के अधपके चावल, क्षैतिजीय पींग में रुका खुशियों का खाली पालना, धरती की छाती में धसा मेहनत के हल्का फाल, अपनी शर्म में दबा किसान के इकलौते बैल का कंकाल, छेनी हथौड़े के करीब जमीन पर लुढ़की पड़ी पत्थर पर उकेरी कल्पनाओं की अधूरी प्रतिमा,
जिस पर किसी अज्ञात शिल्पकार की उन उंगलियों की छाप जिन्हें बाद में काट दिए जाने का जिक्र किसी फटी किताब के गुम हुए पन्नों की तरह इन बिंबों से नदारद, जिनका जिक्र किसी फटी किताब के गुम हुए पन्नों की तरह इन बिंबों से नदारद। हादसे की मुखबरी करती है जंगल से आती हवा, हादसे की मुखबरी करती है जंगल से आती हवा। चरवाहे की बंसी में सुनाई देती है यह खबर, कुल्हड़ी की एक आवाज गूंजती है जंगल की चुप्पी में, लुटेरों के आतंक में कटते हुए पेड़ों की चीख कि रुको रुको, हम रक्षक हैं तुम्हारे भविष्य के, न सिर्फ तुम्हारे अतीत के भी, जो बिखरा है यहां जाने कितनी सदियों से। सब कुछ अपनी जगह उसी तरह ठहरा हुआ, जैसे किसी बच्चे ने खेल में उसे स्टैच्यू कह दिया हो। सब कुछ अपनी जगह उसी तरह ठहरा हुआ, जैसे किसी बच्चे ने खेल में उसे स्टैच्यू कह दिया हो, और वह इंतजार में है कि कोई पुरातत्ववेत्ता आकर टाइम ओवर कहे, और वह इंतजार में है कि कोई पुरातत्ववेत्ता आकर टाइम ओवर कहे।